सोचो, तुम किसी शादी में हो, दिल्ली की कोई बड़ी शादी, तुम्हारे दूर के रिश्तेदार की शादी, और वहां तुम्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया हुआ है। वो आदमी जिसके साथ एक फोटो तुम्हारे करियर को 10 साल आगे ले जा सकती है। वो आदमी जो तुम्हारे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर कनेक्शन रखता है। और अचानक कोई तुम्हें उससे मिलवा देता है। तुम्हारे हाथ में मौका है, बस 5 मिनट। 5 मिनट में तुम्हें उस आदमी के दिमाग में अपनी जगह बनानी है। अब बताओ, क्या करोगे? क्या तुम अपना परिचय देते हुए अपनी कामयाबी गिनाओगे? यही करोगे ना? या फिर तुम सीधे अपनी प्रॉब्लम बता दोगे कि सर, मुझे मौका चाहिए? या तुम बहुत ही विनम्र बनकर बोलोगे कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है? यही 3 चीजें तुम्हारे दिमाग में आई ना? अगर तुम्हारा जवाब हां है, तो तुम पहले ही हार गए। तुम उसी भीड़ का हिस्सा हो जो ताकतवर लोगों को हर रोज इरिटेट करती है, परेशान करती है। वो भीड़ जो चाहती तो बहुत कुछ है, लेकिन समझती कुछ भी नहीं। असली खेल ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हो। असली खेल ये है कि तुम उस इंसान को कैसा महसूस करवाते हो। और अगले कुछ मिनट में तुम वो एकदम सटीक फॉर्मूला सीखोगे जो पावरफुल लोगों के साथ जुड़ाव बनाता है। वो रास्ता जो माकियावेली ने 500 साल पहले समझा था। वो नियम जो किताबों में नहीं मिलते। लेकिन सुनो, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये युद्ध है, सामाजिक युद्ध। या तो तुम इस खेल के नियम समझोगे और ऊपर चढ़ोगे, या फिर तुम जिंदगी भर औरों को ऊपर जाते हुए देखते रहोगे। कोई बीच का रास्ता नहीं है। 16वीं सदी, इटली का फ्लोरेंस शहर। उस वक्त इटली में छोटे छोटे राज्य थे। हर राज्य में राजनीति, धोखा, साजिश, राजा बदलते रहते थे, खून की नदियां बहती रहती थी। और इसी अराजकता में माकियावेली एक राजदूत था। वो राजाओं के दरबार में काम करता था, लेकिन एक दिन वो खुद सत्ता से बाहर हो गया। उसे निकाल दिया गया, यातना दी गई और फिर देश से बाहर भेज दिया गया। लेकिन उस एग्जाइल में बैठकर माकियावेली ने वो चीज लिखी जो आज 500 साल बाद भी सबसे विवादित मानी जाती है, द प्रिंस। एक किताब जिसमें उसने लिखा कि असली ताकत कैसे काम करती है, वो नियम जो किसी को खुलेआम नहीं बताए जाते। उसने लिखा था कि दुनिया नैतिकता से नहीं चलती, दुनिया धारणा से चलती है, उपयोगिता से चलती है, डर और इज्जत के संतुलन से चलती है। उसका सबसे मशहूर कथन था, अगर तुम दोनों नहीं हो सकते तो प्यार पाने से बेहतर है कि लोग तुमसे डरें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम खलनायक बनो। इसका मतलब यह है कि सम्मान हमेशा स्नेह से ज्यादा कीमती है। प्यार बदल जाता है, सम्मान टिकता है। और जब तुम ताकतवर लोगों के करीब जाना चाहते हो तो तुम्हें उनकी हमदर्दी नहीं, उनका सम्मान चाहिए। माकियावेली ने समझा था कि हर रिश्ते में ताकत का एक समीकरण होता है। कोई ऊपर होता है, कोई नीचे, कोई देता है, कोई लेता है। और जो लोग ये समीकरण समझते हैं वो हमेशा जीतते हैं। चाहे वो 500 साल पहले की इटली की राजनीति हो या आज की भारतीय कॉर्पोरेट हो, नियम एक जैसे हैं। इंसानी फितरत बदलती नहीं। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि भाई ये तो इटली की बातें हैं, माकियावेली तो राजाओं के बारे में बात कर रहा था। मेरी जिंदगी में कहां ताकतवर लोग हैं? मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मुझे किसी राजकुमार से मिलना थोड़ी है। लेकिन रुकिए, जरा गौर से सोचिए, कितने लोगों को दफ्तर में अपने बॉस, अपने मालिक को प्रभावित करना पड़ता है? कितने लोगों को किसी सीनियर वरिष्ठ साथी के सामने अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है? कितने लोगों को पारिवारिक धंधे में अपने पिताजी या चाचा को समझाना पड़ता है कि मुझे भी जिम्मेदारी दो? कितने लोगों को किसी निवेशक के सामने, किसी बड़े कस्टमर के सामने अपना आइडिया रखना पड़ता है? कितने लोगों को लिंक्डइन पर किसी बड़े आदमी को संदेश भेजना पड़ता है? कितने लोगों को समाज में, बिल्डिंग कमेटी में, पेशेवर समूहों में अपनी स्थिति बनानी पड़ती है? ये सब हर रोज हो रहा है। हर रोज तुम किसी ना किसी से बात कर रहे हो जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पेशेवर रूप से। और हर बार तुम्हारा व्यवहार तय करता है कि तुम उस सीढ़ी में कहां खड़े हो। असली सवाल ये नहीं है कि ताकतवर लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि जब वो तुम्हारे सामने होते हैं तो तुम कैसे पेश आते हो। क्या तुम उनकी जरूरत को समझते हो? क्या तुम उनकी भाषा बोलते हो, या फिर तुम सिर्फ अपनी जरूरतों की लिस्ट लेकर खड़े हो जाते हो? और यहीं पर वो डार्क रियलिटी यानी काली सच्चाई आती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ताकतवर लोग दुनिया को तुम्हारी या मेरी तरह नहीं देखते, बिल्कुल नहीं। उनके लिए हर इंसान एक श्रेणी में आता है, उपयोगी या बेकार, संपत्ति या बोझ, दिलचस्प या उबाऊ। और ये फैसला वो तुमसे मिलने के पहले 2 मिनट में कर लेते हैं। पहले 2 मिनट। जब तुम किसी ताकतवर इंसान के सामने खड़े होते हो और बोलते हो कि सर मुझे मदद चाहिए, तो उस इंसान के दिमाग में क्या चलता है? वो सोचता है ये लेने आया है, एक और भिखारी।
उसके पास पहले से 50 लोग हैं जो रोज कुछ न कुछ मांगते हैं, समय, पैसा, सिफारिश, एहसान। तुम उसी सूची में जुड़ जाते हो, अदृश्य हो जाते हो। जब तुम अपनी कामयाबियां बताते हो तो वो सोचता है ये साबित करने आया है, असुरक्षित है, मंजूरी चाहिए इसे। और ताकतवर लोग मंजूरी खोजने वालों को कभी गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि जो इंसान खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रखता वो दूसरों की कैसे बढ़ाएगा। और जब तुम बोलते हो सर मैं आपका फैन हूं, तो समझो खेल खत्म। फैन का मतलब अनुयायी, अनुयायी का मतलब नीचे। ताकतवर लोग फैन इकट्ठे नहीं करते, वो सहयोगी इकट्ठे करते हैं, साझीदार इकट्ठे करते हैं, वो लोग इकट्ठे करते हैं जो उनके साम्राज्य को मजबूत बनाएं। अब देखो क्या होता है जब लोग इस बुनियादी नियम को नहीं समझते। लिंक्डइन पर देखो, हजारों संदेश हर दिन। सर मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूं, सर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, सर मुझे मार्गदर्शन चाहिए। डिलीट डिलीट डिलीट, सबका एक ही अंजाम। नेटवर्किंग यानी जान पहचान बढ़ाने वाली महफिलों में देखो, लोग बिजनेस कार्ड थमा रहे हैं, अपनी कंपनी का नाम बता रहे हैं, प्लीज बाद में संपर्क कीजिए सर, कोई संपर्क नहीं होता। शादियों की पार्टियों में देखो, लोग खड़े हैं किसी प्रभावशाली आदमी के इर्द गिर्द, सब हंस रहे हैं उसकी हर बात पे, सब सहमत हो रहे हैं, सब करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद किसी को याद नहीं रहता उनमें से कौन था। पारिवारिक धंधे में देखो, बेटा बात को प्रभावित करने की कोशिश में अपनी डिग्रियां गिना रहा है, MBA किया है मैंने, मेरे दोस्त तो अपने घर का बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन उसको धंधे की बारीकियां सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं। दुकान पर जमीनी काम करने को कहो तो मुंह बना लेता है और सीधा मालिक बनना चाहता है। बाप सोच रहा है ये मांग रहा है, अर्जित नहीं कर रहा, जिम्मेदारी नहीं दे सकता अभी। ऑफिस की राजनीति में देखो, एक कर्मचारी अपने बॉस से मिलता है और बातों बातों में जिक्र करता है कि कैसे दूसरे डिपार्टमेंट में किसी जूनियर को भी प्रमोशन मिल गया, जबकि वो उससे ज्यादा मेहनत करता है। बॉस इसे कैसे देखता है? एक शिकायत की तरह, एक मांग की तरह जो जलन से पैदा हुई है। बॉस सोचता है ये अपनी काबिलियत साबित करने के बजाय तुलना कर रहा है, और ताकतवर लोग मांगों से चिढ़ जाते हैं। ये सब हर रोज हो रहा है, हजारों लोग असफल हो रहे हैं ताकतवर लोगों के साथ जुड़ाव बनाने में, और कारण एक ही है, वो दृष्टिकोण गलत कर रहे हैं। वो जरूरत दिखा रहे हैं काबिलियत की जगह, वो बेचैनी दिखा रहे हैं आत्मविश्वास की जगह। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें बचपन से गलत चीजें सिखाई जाती हैं। हमें बोला जाता है विनम्र बनो, सम्मान से पेश आओ, बड़ों को प्रभावित करो, अच्छे से बात करो, प्लीज थैंक यू बोलो। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि ताकतवर लोगों के साथ बातचीत एक अलग खेल है। वहां विनम्रता को कमजोरी समझा जाता है, वहां शिष्टाचार को बेचैनी समझा जाता है अगर उसके साथ मजबूती नहीं है। माकियावेली ने 500 साल पहले लिखा था, लोग देखकर तय करते हैं, सुनकर नहीं। तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब तुम्हारे शब्दों से ज्यादा अहम है। ताकतवर लोग ऊर्जा महसूस करते हैं। अगर तुम्हारी ऊर्जा में जरूरत है तो वो दूरी बना लेते हैं। अगर तुम्हारी ऊर्जा में काबिलियत है तो वो खुद करीब आते हैं। बुनियादी सिद्धांत सीधा है, ताकत का सम्मान करती है, आत्मविश्वास आत्मविश्वास को खींचता है। जब तुम किसी ताकतवर इंसान के सामने खुद को छोटा दिखाते हो तो वो तुम्हें छोटा ही मानेगा, लेकिन जब तुम अपने आप को बराबर की ऊर्जा के साथ पेश करते हो, घमंडी नहीं लेकिन दब्बू भी नहीं, तो वो तुम्हें देखता है। क्योंकि ज्यादातर लोग झुक जाते हैं, जो नहीं झुकता वो अलग दिखता है। अब सवाल ये बनता है कि फिर करें क्या? अगर भीख मांगना गलत है, अपनी तारीफ करना गलत है, फैन बनना गलत है, तो फिर सही तरीका क्या है? ताकतवर लोगों से जुड़ने का असली रास्ता क्या है? तो सुनिए, पहला नियम बिल्कुल साफ है, कभी भी ताकत के पास जरूरतमंद बनकर मत जाओ, जवाब बनकर जाओ, समाधान बनकर जाओ। जिस पल तुमने अपनी जरूरत दिखाई, उसी पल तुमने अपनी हैसियत गिरा दी। जिस पल तुमने अपनी काबिलियत दिखाई, उसी पल खेल बदल गया। देखो, ताकतवर लोग किन लोगों से घिरे रहते हैं? लेने वाले, सलाहकार, चापलूस, परजीवी यानी खून चूसने वाले, जो सहयोगी के भेष में होते हैं। और इन सब के बीच वो फौरन पहचान लेते हैं कि कौन उनके साम्राज्य में वजन जोड़ रहा है और कौन उसे खोखला कर रहा है। तुम्हारा काम है खुद को एक स्थिरता देने वाले के रूप में पेश करना।
कोई ऐसा जो चुपचाप चीजों को आसान बनाता है, सुचारू बनाता है, मजबूत बनाता है। तुम उनकी ताकत से होड़ नहीं करते, तुम उसे पूरा करते हो। लेकिन यह करने के लिए तुम्हें दूसरे नियम का पालन करना होगा। चलने से पहले देखो। सामाजिक सीढ़ी चढ़ने वाला सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वो बहुत जल्दी हरकत करता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत जल्दी खुल जाता है। मैकियावेली ने लिखा था कि युद्ध से पहले जैसे उस इलाके का अध्ययन किया जाता है जहां युद्ध लड़ना है, वही इंसानों का अध्ययन करना चाहिए। ताकतवर लोग अक्सर मुखौटों के पीछे छिपे रहते हैं, लेकिन उनकी असली इच्छाएं, डर और असुरक्षाएं हमेशा छोटी दरारों से बाहर आती हैं। उनका लहजा, उनका समय, वो किसको सुनते हैं, किसको बीच में रोकते हैं। तुम वहां अभी प्रभावित करने के लिए नहीं हो, तुम वहां पहचान करने के लिए हो, निदान करने के लिए हो। क्योंकि एक बार जब तुम्हें पता चल गया कि वो सचमुच क्या चाहते हैं, मान्यता, वफादारी, मनोरंजन, प्रशंसा, तो तुम उसे ऐसे रूप में दे सकते हो जिसे वो मना नहीं कर सकते। एक रियल स्टोरी सुनिए। सन 1850 की बात है। अमेरिका में एक आदमी था, नाम था उसका एंड्रयू कार्नेगी। गरीब परिवार से था, स्कॉटलैंड से आया था। बचपन में कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, फिर टेलीग्राफ यानी तार संदेश वाले दफ्तर में छोटी नौकरी मिली। वहां उसने एक बात देखी, उसके बॉस को हमेशा जल्दी रहती थी। उसके बॉस रेलवे के बड़े अधिकारी थे, उन्हें फैसले जल्दी लेने पड़ते थे। तो कार्नेगी ने क्या किया, वो रात को रुक जाता था दफ्तर में, टेलीग्राफ के सारे कोड यानी संकेत सीख लिए, ऐसे संकेत जो सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी जानते थे। और एक दिन जब बॉस नहीं था और कोई अर्जेंट मैसेज आया, तो कार्नेगी ने खुद वो संदेश पढ़ लिया और सही फैसला ले लिया। जब बॉस वापस आया तो उसने पूछा, ये किसने किया? कार्नेगी ने कहा, मैंने सर। बॉस ने पूछा, तुम्हें कोड कैसे आते हैं? कार्नेगी ने कहा, मैं सीख गया। देखो क्या हुआ, कार्नेगी ने मदद नहीं मांगी, उसने अपनी डिग्री नहीं दिखाई, उसने सिर्फ इतना किया कि उसने देखा कि बॉस को क्या चाहिए। फैसले लेने में मदद चाहिए, आपातकाल में भरोसेमंद इंसान चाहिए, तो उसने खुद को वो बना लिया बिना शोर मचाए। और उसी दिन से कार्नेगी की जिंदगी बदल गई। वो बॉस का भरोसेमंद बन गया। बाद में वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बना। लेकिन शुरुआत यहीं से हुई, जब उसने समझा कि ताकत के पास जरूरत लेकर नहीं, जवाब लेकर जाना चाहिए। अब शायद तुम सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत पुरानी कहानी है, आज के ज़माने में ऐसे कैसे काम करेगा। तो एक आधुनिक उदाहरण सुनो। सन 2010 की बात है। सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन वैली अमेरिका में, जहां बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां होती हैं, वहां एक लड़का था, नाम था ब्रायन चेस्की। उसके पास एक आइडिया था, एक वेबसाइट बनाना जहां लोग अपने घर का खाली कमरा किराए पर दे सकें। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, निवेशक नहीं मिल रहे थे, सब मना कर रहे थे। तो उसने क्या किया, वो सीधे किसी बड़े निवेशक के पास नहीं गया। उसने पहले देखा, समझा। सिलिकॉन वैली में एक बहुत मशहूर निवेशक था, पॉल ग्राहम। उसका एक प्रोग्राम था, वाई कॉम्बिनेटर। वो नए व्यवसायों को मौका देता था, लेकिन सिर्फ उनको जो अलग सोचते थे। ब्रायन ने पॉल ग्राहम के सारे इंटरव्यू पढ़े, उसके ब्लॉग पढ़े, समझा कि पॉल क्या चाहता है। पॉल को ऐसे लोग चाहिए जो हार नहीं मानते, जो जुगाड़ करते हैं, जो रचनात्मक होते हैं। तो ब्रायन ने अपनी प्रेजेंटेशन यानी अपनी प्रस्तुति में ये नहीं बताया कि मुझे पैसा चाहिए, उसने ये बताया कि जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने क्या किया। उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने चुनाव के उम्मीदवारों बराक ओबामा और जॉन मैकेन के नाम पर नाश्ते के मजाकिया डिजाइन वाले डिब्बे बनाए और बेचे। पॉल ग्राहम ने जब ये कहानी सुनी तो वो उन डिब्बों से नहीं बल्कि उस जुगाड़ से प्रभावित हुए और उसे समझ आया कि ये लड़के हार नहीं मानते। उसने उसी दिन निवेश करने का फैसला किया। आज वो कंपनी एयरबीएनबी के नाम से जानी जाती है, अरबों डॉलर की कंपनी। देखा, ग्रायन ने क्या किया, उसने भीख नहीं मांगी, उसने पहले समझा कि सामने वाले को क्या चाहिए, फिर खुद को उसी रूप में पेश किया। वो जरूरतमंद नहीं दिखा, वो समाधान दिखा, वो हारा हुआ नहीं दिखा, वो लड़ाकू दिखा। ये सब छोटी छोटी बातें लगते हैं, लेकिन इनमें बड़ा फॉर्मूला छिपा है। वो फॉर्मूला ये है कि ताकतवर लोगों को तुम्हारी जरूरत से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपनी जरूरत से मतलब है। और जो इंसान उनकी जरूरत पूरी कर सकता है, वो इंसान अनमोल हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि तुम कैसे पता लगाओगे कि सामने वाले ताकतवर इंसान को क्या चाहिए।
तो इसके लिए तुम्हें तीसरे नियम को समझना होगा। उनकी दुनिया को मिरर करो, अपनी दुनिया को नहीं। ताकतवर लोग जाने पहचाने लोगों पर भरोसा करते हैं, अजनबियों पर नहीं। वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हीं की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। हल्के से, तुम कॉपी नहीं करते, तुम मैच करते हो। अगर वो प्रैक्टिकल हैं तो तुम प्रैक्टिकल बन जाओ। अगर वो एक्सक्लूसिव चीजों को वैल्यू देते हैं तो तुम भी उसी लैंग्वेज में बात करो। ये धोखा नहीं है, ये रिदम है। जब तुम उनकी रिदम में आ जाते हो तो वो ये फील करना बंद कर देते हैं कि तुम बाहरी हो। वो बिलीव करने लगते हैं कि तुम उन्हें समझते हो, और उसी मोमेंट तुम्हारा आउटसाइडर वाला टैग हटने लगता है। देखो, एक बात समझो, अगर तुम किसी अमीर आदमी से मिल रहे हो जो बहुत सीरियस है, तो तुम उसके सामने जाकर ठहाके मत लगाओ, मजाक मत करो, कैजुअल मत बनो। वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन अगर वो खुले दिमाग का है, फ्रेंडली है, तो तुम बहुत ज्यादा फॉर्मल मत बनो, बहुत ज्यादा सीरियस मत बनो। वो तुम्हें बोरिंग समझेगा। तुम्हें उनकी वेवलेंथ पकड़नी है, उनकी एनर्जी पकड़नी है, और फिर उसी एनर्जी में अपने आप को एडजस्ट करना है। लेकिन ध्यान रहे, ये एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये नेचुरल होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें पहले ऑब्जर्व करना है, समझना है, फिर अडेप्ट करना है। लेकिन सिर्फ मैचिंग काफी नहीं है। यहीं पर चौथा नियम आता है, अपनी कैपेबिलिटी में मिस्ट्री बनाए रखो। तुम्हें कभी भी पूरी तरह से ओपन बुक नहीं दिखना चाहिए। जब तुम वो सब कुछ बता देते हो जो तुम कर सकते हो, तो तुम एक प्रोडक्ट बन जाते हो, और प्रोडक्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं। माकियावेली की जीनियस इस बात को समझने में थी कि थोड़ा थोड़ा दिखाना डिमांड पैदा करता है। तुम चाहते हो कि वो फील करें कि तुम्हारे अंदर जितना तुम दिखाते हो उससे ज्यादा डेप्थ है, जितना तुम शो करते हो उससे ज्यादा रीच है, जितना तुम एडमिट करते हो उससे ज्यादा कनेक्शंस हैं। जब वो फील करते हैं कि कुछ है जो तुम नहीं कह रहे हो, तो अनइंटरेस्टेड होने की जगह क्यूरियस हो जाते हैं। तुम कई लोगों में से एक से कुछ खास लोगों में से एक बन जाते हो। तो अब पांचवा नियम सुनो, एम्बिशन में हम्बल दिखो, लेकिन एग्जीक्यूशन में फियर्स बनो। मीनिंग, महत्वाकांक्षा में विनम्र दिखो, लेकिन निष्पादन में उग्र बनो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ताकतवर लोगों को वो लोग जरा भी पसंद नहीं जो दिखाते हैं कि उन्हें ऊपर चढ़ने की कितनी भूख है। ऐसे लोगों को देखकर उन्हें अपने संघर्ष के दिन याद आ जाते हैं, वो साल जब वो खुद पंजे मारकर ऊपर चढ़ रहे थे, और कोई भी अपनी उस भूखी परछाई को दोबारा नहीं देखना चाहता। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एकदम शांत दिखना है, धैर्यवान दिखना है, ऐसा दिखाना है जैसे तुम्हें तरक्की की कोई परवाह ही नहीं। लेकिन जैसे ही मौका आए, निर्णायक रूप से उस पर झपट पड़ो। पावरफुल लोग इस दोहरेपन को तुरंत पहचान लेते हैं, संयम लेकिन इरादे के साथ। यह संकेत है कि तुम गेम के रूल्स समझते हो, लेकिन इसे अपने अंदाज में खेलते हो। अब छठा नियम, ताकतवर लोगों को अपनी वफादारी के लिए होड़ करने पर मजबूर करो। अगर तुम्हारी वफादारी मुफ्त में मिलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं। खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पेश करो जिसे पाना एक जीत हो। हल्का सा घर्षण पैदा करो, बगावत नहीं बल्कि स्वतंत्रता। जब पावरफुल लोगों को लगता है कि तुम सिर्फ उनके मोहताज नहीं हो, तो वो तुम्हें और कसकर पकड़ना चाहते हैं। याद रखो, ताकतवर लोग उसकी रक्षा करते हैं जिसे पाना मुश्किल है। अब सातवां नियम सुनो, चापलूसी को रणनीति में बदलो। खाली तारीफ जहर है। वो ये दिन भर सुनते हैं। तुम्हारी तारीफ को अलग बनाती है सटीकता। ये मत कहो कि आप शानदार हैं, ये कहो कि उस फैसले पर आपकी टाइमिंग कमाल की थी। अब तुम्हारी तारीफ में समझदारी है। तुम उनकी उस काबिलियत की तारीफ कर रहे हो जिस पर उन्हें खुद गर्व है, और वो इस भावना को तुम्हारे साथ जोड़ लेंगे। लेकिन रुकिए, अब आठवां नियम, और इसे बहुत ध्यान से सुनो। कभी भी अपनी चमक को उनकी चमक से ज्यादा मत होने दो। भले ही तुम ज्यादा काबिल हो, तुम इसे खुलकर नहीं दिखा सकते। ताकत का अहंकार बहुत नाजुक होता है। जो लोग राजा से बड़े दिखने लगते हैं वो कुचल दिए जाते हैं। अब जब तुम ताकत के करीब पहुंच गए हो तो नौवां नियम काम आता है। अलायंसेस, गठबंधन ऊपर नहीं बगल में बनाओ। बहुत लोग सिर्फ शिखर पर बैठे लोगों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, लेकिन असली खेल उनके चारों ओर के घेरे में है। सीईओ का सेक्रेटरी, मंत्री का पीए, बॉस का भरोसेमंद असिस्टेंट, गेटकीपर्स, एडवाइजर्स, विश्वास पात्र लोग, सलाहकार। ये लोग धारणा को आकार देते हैं, पहुंच को नियंत्रित करते हैं और सही कानों में फुसफुसाते हैं। ये अक्सर मुखिया से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा कीमती होते हैं। माकियावेली इन्हें अदृश्य राजकुमार कहता था,
सिंहासन के पीछे के असली प्रभाव रखने वाले। इनसे चुपचाप दोस्ती करो, इन्हें छोटे फायदे दो, इनकी सुरक्षा जीतो। ये तुम्हारा नाम ऊपर तक ले जाएंगे बिना तुम्हारे मांगे। अब इसे भारतीय संदर्भ में समझो। मान लो तुम्हें किसी बड़े अधिकारी से काम करवाना है, सरकारी दफ्तर। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो सीधे अधिकारी से मिलने की कोशिश करेंगे, घंटों इंतजार करेंगे और शायद मुलाकात भी ना हो। लेकिन समझदार इंसान क्या करेगा, वो पहले उस अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट यानी निजी सहायक से अच्छे से पेश आएगा, सम्मान से बात करेगा, उसकी मुश्किलें समझेगा, शायद छोटी मोटी मदद करेगा। और एक दिन जब वो पीए या सहायक तुम्हारे बारे में अधिकारी से कहेगा कि सर ये आदमी अच्छा है, तो तुम्हारा काम आधा हो गया। ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों में नहीं, हर जगह काम करता है। कॉर्पोरेट में देखो, सीईओ का सेक्रेटरी, वो तय करती है कि कौन कब मिलेगा, उससे अच्छे संबंध रखो। अस्पताल में देखो, बड़े डॉक्टर के कंपाउंडर से अच्छे से बात करो, वो तुम्हारी अपॉइंटमेंट जल्दी लगवा देगा। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन बड़ा फर्क डालती हैं। अब 10वां नियम, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी को वेपन बनाओ, वीकनेस नहीं। जब कोई ताकतवर इंसान तुम्हारी मदद करे तो नौकर की तरह जवाब मत दो, बराबरी वाले की तरह जवाब दो, जो एक्सचेंज को, आदान प्रदान को पहचानता है। नौकर एक बार थैंक यू बोलता है, रणनीतिकार एक्शन के थ्रू ग्रैटिट्यूड दिखाता है, आभार दिखाता है। शायद तुम बाद में उनकी कोई समस्या सुलझा दो या उन्हें कोई ऐसी जानकारी दो जो उनके गोल्स में मदद करे। एक्शन बैक्ड ग्रैटिट्यूड पूरी डायनामिक्स बदल देती है। तुम अब लेने वाले नहीं रहे, बल्कि योगदान देने वाले बन गए, कंट्रीब्यूटर बन गए। और कंट्रीब्यूटर्स को हटाना मुश्किल होता है। तो तुम क्या करो, जब कोई ताकतवर इंसान तुम्हारी मदद करे तो सिर्फ शुक्रिया मत कहो, सोचो कि मैं उसे वापस कैसे दे सकता हूं, लेकिन बराबर की तरह। अगर किसी ने तुम्हें नौकरी दी तो तुम उस नौकरी में इतना शानदार काम करो कि उसे लगे कि उसने सही फैसला किया। अगर किसी ने तुम्हें परिचय करवाया तो तुम उसे कोई ऐसी जानकारी दो जो उसके काम आए। अगर किसी ने तुम्हें सलाह दी तो तुम उस सलाह पर अमल करके नतीजे दिखाओ। यह सिर्फ शुक्रगुजारी नहीं है, यह रिश्ते को मजबूत करना है, यह खुद को एहसान लेने वाले से साझीदार बनाना है। लेकिन अब 11वां नियम, सटल रिबेलियन यानी सूक्ष्म विद्रोह की आर्ट में मास्टर बनो। कंप्लीट सरेंडर यानी पूर्ण समर्पण तिरस्कार को आमंत्रित करता है, डिसरेस्पेक्ट को इनवाइट करता है। तुम्हें कभी कभार विनम्रता से प्रतिरोध करना चाहिए, बुद्धिमानी से, ऐसे तरीके से जो धमकी नहीं देता बल्कि दिलचस्प लगता है। यहां थोड़ा मतभेद, वहां थोड़ा चुपचाप विरोध, ये अपनी अलग सोच दिखाता है, अवज्ञा या डिसोबीडियंस का नहीं। यह ताकतवर लोगों को बताता है कि तुम्हारी रीढ़ है और बिना रीढ़ के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माकियावेली ने देखा था कि जो लोग बिना सीमा के चापलूसी करते हैं वो जल्द ही क्रेडिबिलिटी खो देते हैं, विश्वसनीयता खो देते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं कि कब ना कहना है, सावधानी से और कारण के साथ, वो सम्मान पाते हैं। कुंजी ये है कि असहमति ऐसे जताओ जैसे तुम उनके हितों की रक्षा कर रहे हो, उनके अधिकार पर हमला नहीं। अब 12वां नियम, अपनी विजिबिलिटी को कंट्रोल करो। प्रदर्शन लुभावना है लेकिन गलत तरीके से किया जाए तो घातक। जब तुम बहुत बार दिखते हो तो तुम्हारी नवीनता, नॉवेल्टी फीकी पड़ जाती है। जब तुम कम दिखते हो लेकिन हमेशा याद रखे जाते हो तो तुम पौराणिक बन जाते हो, मिथिकल बन जाते हो। हर सफलता के बाद पीछे हट जाओ, खामोशी में चले जाओ, दूसरों को तुम्हारा नाम लेने दो। ताकतवर लोग उन लोगों के लिए तरसते हैं जो अपनी उपस्थिति के बारे में सिलेक्टिव दिखते हैं। ये उनके अपने व्यवहार को दर्शाता है। तुम जितने कम एक्सेसिबल दिखते हो उतना ज्यादा वो तुम्हारा अटेंशन चेस करते हैं। तो तुम क्या करो, अपनी विजिबिलिटी को रणनीतिक बनाओ। हर जगह मत जाओ, चुनो कहां जाना है। सोशल मीडिया पर हर दिन मत डालो, जब डालो तो कुछ सार्थक डालो। हर बात पर राय मत दो, जब दो तो सोच समझ कर दो। जब लोग तुम्हें कम देखेंगे तो ज्यादा याद रखेंगे। जब तुम दुर्लभ होगे तो कीमती होगे। ये प्रतिबिंबित होना नहीं है, ये रणनीति है, ये अपनी कीमत बनाना है। और 13वां नियम ये सबका मुकुट है। हमेशा ऐसे चलो जैसे तुम वहां बिलोंग करते हो। यहां तक कि इससे पहले कि तुमने टेबल पर सीट अर्न की हो, तुम्हारी पोस्चर, टोन और प्रेजेंस सर्टेनिटी का सिग्नल देनी चाहिए। घमंड से ज्यादा तेज इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की गंध आती है। जब तुम किसी ताकतवर माहौल में दाखिल होते हो तो तुम मंजूरी का इंतजार नहीं करते,
बल्कि ऐसे पेश आते हो जैसे सबकी मंजूरी पहले से ही तुम्हारे पास है। माकियावेली कहता था कि किस्मत उस व्यक्ति का साथ देती है जो पहले से ही पसंद किया गया दिखता है। पावर उस आत्मविश्वास का सम्मान करती है जिसे पुष्टि की आवश्यकता नहीं। जब तुम ऐसे चलते हो जैसे तुम वहां के हो, तो दूसरे इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं इससे पहले कि वो जाने क्यों। एक रियल स्टोरी सुनो। 20वीं सदी के शुरुआत की फ्रांस में एक आदमी था, नाम था विक्टर लस्टिग। अब ये आदमी एक ठग था, लेकिन उसकी कहानी से एक सबक मिलता है। एक बार लस्टिग ने पेरिस में आईफिल टावर को स्क्रैप में बेचने की योजना बनाई। हाँ, तुमने सही सुना। उसने सरकारी अधिकारी बनने का नाटक किया, 5 बड़े स्क्रैप डीलरों को बुलाया, महंगे होटल में मीटिंग रखी, सरकारी लेटर हेड पर पत्र भेजे और पूरी मीटिंग में वो ऐसे बर्ताव करता रहा जैसे वो वाकई सरकारी अधिकारी हो। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं, पूरा आत्मविश्वास। और क्या हुआ? एक डीलर ने टावर खरीदने के लिए बड़ी रकम दे दी। लुस्टिग पैसे लेकर गायब हो गया और उस डीलर को इतनी शर्म आई कि उसने पुलिस को भी नहीं बताया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ठगी करो, लेकिन सबक यह है कि आत्मविश्वास कितना शक्तिशाली है। लुस्टिग के पास कोई असली अधिकार नहीं था, लेकिन उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे हो और लोगों ने मान लिया। अब सोचो, अगर तुम ईमानदारी से, काबिलियत के साथ ऐसा आत्मविश्वास रखो तो क्या होगा? तो मजे हो जाओगे। तो याद रखो, ताकत की दुनिया में पहुंचना एक घटना है, लेकिन वहां टिके रहना एक युद्ध। किस्मत तुम्हें एक मौका दे सकती है, लेकिन सिर्फ समझदारी उसे बचा सकती है। अब बस 3 सबसे जरूरी बातें याद रखो। पहली, कभी भी जरूरत दिखाकर मत जाओ, हमेशा अपनी कीमत दिखाओ। तुम भिखारी नहीं, एक समाधान हो। दूसरी, अपनी चमक को कभी भी अपने मालिक, गुरु, बॉस, मेंटर से ज्यादा मत होने दो। अपनी जीत को उनकी जीत बनाओ। और तीसरी, असली खेल सिंहासन पर नहीं, सिंहासन के चारों ओर है। बगल में दोस्त बनाओ, ऊपर नहीं। समझो, ये सामाजिक चालबाजी नहीं है, ये इंसानी फितरत को समझने की कला है। ये दुनिया के नियमों को समझकर खेलने की समझदारी है। माकियावेली ने कहा था, हर कोई देखता है कि तुम क्या दिखते हो, कुछ ही महसूस करते हैं कि तुम क्या हो। दुनिया दिखावे पर चलती है, और अगर तुमने सही तरीके से दिखना सीख लिया तो तुमने आधा खेल जीत लिया। तुम्हें चुनना है कि तुम किस तरफ हो। वो जो शिकायत करते हैं कि दुनिया गलत है, या वो जो समझते हैं कि दुनिया कैसी है और फिर उसके नियमों से जीतते हैं। अब फैसला तुम्हारा है।